हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पर देख सकते हैं क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी 2024 का। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन नंबर 42 तक, क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 43 से हम लोग देखेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था जल्दी बनाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी लेकर के आया हूँ, जितना मुझसे जल्दी हो सका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को हर एक स्टेप यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कुछ भी याद करने या फिर रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग सिर्फ समझ जाते हैं तो आप लोग को यहीं पर याद हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आप लोग को समझाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे। फुल डिटेल सॉल्यूशन में आप लोग ग्राफ वगैरह सब यहाँ पर समझाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। और अभी तक आप लोगों ने एमसीक्यू और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 42 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए एक एक करके अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, यानी कि 43। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या करना है हमको, जो जीडीपी होता है, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, इसको परिभाषित करना है। और ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। आप लोग को नाम यहाँ पर मैचिंग मैचिंग लग रहा होगा, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में अंतर देखेंगे क्योंकि हमसे पूछा है। जीडीपी को बोलते हैं हम लोग जीएनपी। जीएनपी का क्या मतलब होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है दोनों। चलिए अब हम लोग इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, जो कि हमसे पूछा है, यानी कि जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ब्रैकेट में जीडीपी जरूर लिख दीजिएगा। तो ये क्या होता है समझिएगा। किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जिसमें विदेशों द्वारा हमारे देश में अर्जित की गई आय को जोड़ा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आप समझिए क्या बोल रहा है कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, ठीक, तो उसकी घरेलू सीमा, अब कोई भी अर्थव्यवस्था है तो उसमें घरेलू सीमा होती है, ये निश्चित होता है। घरेलू सीमा क्या होता है ये आप लोग चैप्टर में पढ़ सकते हैं, ये निश्चित होता है। ठीक है, ये एक निश्चित होता है कि सीमा इतना में हमारा क्या है, ये हमारा घरेलू सीमा होता है, ऐसे यहाँ पर निश्चित होता है। तो उसी में बोल रहा कि अगर घरेलू सीमा में एक वर्ष में, वो भी घरेलू सीमा होना चाहिए और एक वर्ष में होना चाहिए, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं, अंतिम वस्तु होना चाहिए, मिड वस्तु नहीं। जैसे अगर आप लोग रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले गेहूं होता है और उससे हम लोग आटा पिसवाते हैं, इसके बाद हम लोग रोटी बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अंतिम वस्तु को जोड़ना है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात किया जा रहा है, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। वो भी मौद्रिक मूल्य ना, मतलब कि हम लोग पैसे में देखेंगे, जिसमें विदेशों द्वारा हमारे देश में अर्जित की गई आय को जोड़ा जाता है। और बहुत सारे विदेशी होते हैं जो कि हमारे देश में आय अर्जित करते हैं। बहुत सारे विदेशों के ऐसे स्रोत होते हैं जो कि हमारे देश में ही आय अर्जित करते हैं, तो उनको भी जोड़ा जाता है जीडीपी में, उनको भी जोड़ा जाएगा। तथा हमारे देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय को शामिल नहीं किया जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए हमारे कोई देशवासी हैं, ठीक है, और वो विदेश में गए हुए हैं और वहां पर अपना वो इनकम कर रहे हैं, वहां पर वो अपना आय अर्जित कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो विदेश में चला गया, वो हमारे घरेलू सीमा से बाहर है। वो क्या है, हमारे घरेलू सीमा से बाहर है, इसलिए उसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर बोल दिया है पहले ही घरेलू सीमा, इसलिए जो भी हमारे भारतीय हैं और विदेश में जाकर के इनकम कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो जीडीपी क्या होता है समझ गए होंगे। और इसको कैसे लिखेंगे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। घरेलू सीमा याद रख लीजिए, ठीक है, अंतिम वस्तु तथा सेवा उत्पाद रख लीजिए, और फिर जो विदेशों में अर्जित की गई आय है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग कुछ कुछ पॉइंट को याद रख करके खुद से भी लैंग्वेज बना सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जीडीपी का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो जीडीपी इज इक्वल टू होता है जीएनपी। जीएनपी क्या है, तो यही है हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, तो
सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या माइनस करेंगे, निर्यात मूल्य, ठीक, और माइनस में आयात मूल्य, ठीक है। जो भी हमारा आने वाला आयात है और जो भी हमारा जाने वाला आयात है, उन लोग दोनों को क्या कर देंगे, होल में माइनस करेंगे। निर्यात में से आयात को माइनस करेंगे और फिर उसका यहाँ पर होल माइनस लगा हुआ है। तो ऐसे हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। और फिर यहाँ पर पूछा था हमसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बताइए, बताने के लिए बोला था। तो देख लीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यानी कि जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीएनपी एमपी, एमपी का क्या मतलब होता है, मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष में, एक वर्ष होना चाहिए, उसके अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य। जीडीपी में भी अंतिम वस्तु तथा सेवाएं होता है और जीएनपी में भी अंतिम वस्तु तथा सेवाएं होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जीएनपी में हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग करते हैं, सिर्फ इतना ही अंतर है। अगर हम लोग जीएनपी निकाल रहे हैं तो इसमें विदेशों से प्राप्त जो भी शुद्ध साधन आय है उसका योग करते हैं, तब हमको जीएनपी मिलता है। और जबकि जीडीपी में हम लोग ये योग नहीं करते हैं। यही मेन अंतर था। इसका फार्मूला होता है जीएनपी एट एमपी, यानी कि एट मार्केट प्राइस। ये क्या होता है, बाजार कीमत, जो भी बाजार कीमत है, बाजार कीमत पर जीडीपी, मतलब बाजार कीमत पर जो भी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य है, और प्लस करेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जीडीपी में हम लोग ये एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, जीडीपी में हम लोग ये एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तब हमको जीएनपी मिलता है। ठीक, तो समझ गए होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या है। 44 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आप लोग को अच्छे तरीके से ये समझ आएगा। जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही आप लोग को ये इजीली समझ भी आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी बोल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में क्वेश्चन आएगा। तो समझ लीजिए क्या है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में इससे रिलेटेड पढ़े हुए हैं इकोनॉमिक्स में, इसलिए आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। समझिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आवश्यकता का दोहरा संयोग होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, तभी तो हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो देख लीजिए, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अर्थ सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अर्थ है कि वस्तु विनिमय तभी संभव होता है जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की वस्तु लेने के लिए तैयार हो। वस्तु विनिमय का मतलब है कि वस्तु तभी एक्सचेंज होगा, मतलब कि अदल बदल होगा, जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की वस्तु लेने के लिए तैयार हो। दो व्यक्ति होना चाहिए और वो भी आपस में लेन देन के लिए तैयार हो। आगे है कि ऐसा संयोग हमेशा मिलना संभव नहीं होता। और ऑब्वियसली बात है, सरल सी बात है कि हर बार ऐसा हमको संयोग मिलेगा नहीं, बार बार हमको खोजना पड़ेगा, पूरा शहर पूरा मार्केट में घूमना पड़ेगा, ठीक है, तब हमको मिलेगा। तो हर बार ऐसा संयोग मिलना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, उदाहरण से देखिए, उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं अपनी आवश्यकता से अधिक है, कोई व्यक्ति है और उसके पास गेहूं अधिक है, ठीक, और उसे चावल की आवश्यकता है। अब उसके पास गेहूं अधिक है, उसको चावल चाहिए। ऑब्वियसली बात है, गेहूं अधिक है तो चावल तो उसको चाहिए ही, तो उसको चावल की आवश्यकता है। तब वो क्या करेगा, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास चावल अपनी आवश्यकता से ज़्यादा हो तथा जो बदले में गेहूं लेने के लिए तैयार हो। अब उसको चाहिए चावल, तो अब मार्केट में ऐसे व्यक्ति को खोजेगा, ढूंढता चलेगा जिसके पास क्या हो, चावल तो अधिक हो और साथ में उसको चावल के बदले में क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तब जाकर के इन दोनों के बीच अदल बदल होगा, ये वस्तु विनिमय कर सकते हैं। अदरवाइज ये कर ही नहीं सकते। मान लीजिए यहाँ पर जो इस व्यक्ति को ये ढूंढ रहा है, उसके पास चावल तो अधिक है, एक बार के लिए मान लीजिए चावल उसकी आवश्यकता से अधिक है, वो चावल बेचना चाहता है, लेकिन हो सकता है बदले में उसको गेहूं नहीं चाहिए, हो सकता है बदले में उसको कोई और चीज़ चाहिए, तो फिर इससे भी नहीं बदलेगा, फिर वो किसी और व्यक्ति को खोजेगा। तो इसमें बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब कि बहुत ही ऐसा कम संयोग मिलता है, ठीक है। तो ऐसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन होता है, ठीक, समझ गए। यही होता है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अर्थ। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग को हम लोग समझ गए। अब मुद्रा इसको कैसे दूर करता है ये समझना है। तो देखिएगा, यदि ऐसा संयोग नहीं मिलता है तो वस्तु विनिमय संभव नहीं है, और ये आवश्यकता के दोहरे संयोग में ऐसा संयोग नहीं मिलता तो वस्तु विनिमय संभव नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर मुद्रा का रोल। मुद्रा क्या करेगा। लेकिन मुद्रा के आने से आवश्यकता के दोहरे संयोग की अब जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब से मुद्रा आया है, हम लोग आवश्यकता के दोहरे संयोग की अब कोई जरूरत नहीं पड़ता है। आप लोग खुद अब दैनिक जीवन में देखे होंगे, क्या हम लोग वस्तु का एक्सचेंज करते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुद्रा ने आवश्यकता के दोहरे संयोग की सभी दोषों को पूरी तरह दूर कर दिया। क्यों, मान लीजिए हमारे पास गेहूं अधिक है, ठीक,
और हमको चावल चाहिए तो गेहूँ बेच करके हम लोग मुद्रा ले लेंगे, मुद्रा से फिर हम लोग को जो चाहिए वो खरीद लेंगे। तो हमको यहाँ पर दोहरे संयोग की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो यही बात है कि मुद्रा ने सभी यहाँ पर दोष को क्या कर दिया है, पूरी तरह से दूर कर दिया। हम लोग यही करते हैं, मुद्रा मतलब कि जो भी हमको हमारे पास आवश्यकता से अधिक होता है उसको बेचते हैं, उसके बदले में मुद्रा लेते हैं और मुद्रा से फिर हमको जो चाहिए उसको खरीद लेते हैं। यहाँ पर हमको दोहरे संयोग की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुद्रा का इतना बड़ा रोल है और इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ भी यहाँ पर रटने की या फिर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। आप लोग ये 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं इससे कुछ कुछ रिलेटेड, तो आप लोग को ये इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक, वही बात यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी अतिरिक्त वस्तु को बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसकी आवश्यकता से अधिक है तो उसको उससे क्या कर लेगा, मुद्रा ले लेगा तथा उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकता है। और उस मुद्रा से उसको जो भी चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, जो भी चाहिए उसको वो खरीद लेगा अपने हिसाब से, उसको दोहरे संयोग की जरूरत ही नहीं है। तो यही है आप लोग का 44 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर। आई थिंक कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है 45 नंबर वाला कि सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसका उल्लेख किया गया है। और सरकारी बजट क्या है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है और अच्छी प्रकार से मैंने आप लोगों को समझा भी दिया था एक एग्जाम्पल के थ्रू। अभी तक आप लोग को याद भी होगा, मुझे ये आशा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ भी समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली आए हो यहाँ पर, तो एक बार हम लोग यहाँ भी समझेंगे कि सरकारी बजट क्या होता है। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों का क्या मतलब है, आय, सरकार के जो भी आय है तथा सरकार के व्यय, जो भी सरकार के खर्चे हैं के अनुमानों का विवरण होता है सरकारी बजट। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था कि आप लोग खुद से यहाँ पर अनुमान लगाइए कि आपके पास 1000 रुपये हैं और अभी जनवरी स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग अभी यहाँ पर अनुमान लगाएंगे कि 1000 रुपये में हम लोग जनवरी में किस प्रकार से यहाँ पर खर्च करना है, यहाँ पर हम लोग को शिक्षा पर कितना खर्च करना है, साथ ही हम लोग को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, भोजन पर कितना खर्च करना है। इसी प्रकार से हम लोग 1000 रुपये को डिवाइड कर देंगे एक महीने में कि हमको कहाँ कहाँ पर खर्च करना है, अनुमान लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। उसी प्रकार से सरकार भी बजट लगाती है, उसकी जो भी आय है उसे वो बजट लगाएगी, अनुमान लगाएगी कि उसको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, उसी को बोलते हैं हम लोग सरकारी बजट। यही एग्जाम्पल से मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था। अब सरकारी बजट के मेन हमको यहाँ पर क्या देखना है, उद्देश्य देखना है। ऊपर तो मैंने थोड़ा सा आप लोग को समझाया कि सरकारी बजट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर अब देख रहे हैं सरकारी बजट का उद्देश्य। तो पहला क्या हो गया, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। ये हमारा मेन हो गया हेडिंग। इसमें अब यहाँ पर बात करते हैं कि संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है। जो भी संपत्ति है और आय है उसका समान बंटवारा होना चाहिए सब जगह को, सामाजिक न्याय का प्रतीक होता है जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। और जो बंटवारा है ये हमारा क्या है, कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर इसका दूसरा उद्देश्य क्या है कि संसाधनों का पुनः आवंटन। संसाधनों का पुनः आवंटन का क्या अर्थ है कि अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। आवंटन का मतलब समझिए आप लोग बंटवारा। तो संसाधनों का इस प्रकार बंटवारा किया जाएगा कि सामाजिक कल्याण ठीक और संतुलन क्या हो, स्थापित रहे, सामाजिक कल्याण भी हो और संतुलन भी बना रहे। तो ये हो गया दूसरा का उद्देश्य। इसके बाद तीसरा का उद्देश्य देख लीजिए, 3 पॉइंट ही आप लोग को लिखना है, ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत है नहीं। तो तीसरा का पॉइंट देखिए, आर्थिक स्थिरता। इसका क्या मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा तैयार रहती है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है। सरकार क्या चाहती है कि आर्थिक स्थिरता बनी रही है, मतलब कि न तो यहाँ पर ज़्यादा तेजी आए न ही ज़्यादा मंदी आए, क्या हो यहाँ पर दोनों में संतुलन बना रहा है, मतलब कि स्थिरता बना रहे, सरकार ये चाहती है। तो ये हो गया हमारे 3 मुख्य उद्देश्य क्या, सरकारी बजट के। तो ठीक समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 46 नंबर ना, 46 नंबर न्यूमेरिकल है। और मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में भी बताया था कि न्यूमेरिकल आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा होता है। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आप लोग को अच्छी प्रकार से, तो एक भी छोड़िएगा नहीं। देखिएगा क्या है न्यूमेरिकल कि यदि अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय यानी कि स्वायत्त उपभोग एवं स्वायत्त निवेश, जिसको कि यहाँ पर ए से डिनोट किया गया है, जो कि 40 करोड़ रुपए है। उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति 0.6, उपभोक्ता की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो 0.6 हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तथा आय को यहाँ पर डिनोट किया है वाई से, जिसका कि स्तर यहाँ पर दिया गया है
1000 करोड़ रुपए हैं, तो समग्र मांग की गणना कीजिए। हमको क्या निकालना है, समग्र मांग निकालना है, यानी कि ठीक है, समग्र मांग को हम लोग क्या बोलते हैं, आई थिंक एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, यानी कि एडी हमको कैलकुलेट करना है। क्या अर्थव्यवस्था संतुलन में है, स्पष्ट कीजिए, और साथ ही चेक करना कि क्या अर्थव्यवस्था संतुलन में है, यह भी हमको चेक करना है। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो खुद यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है या नहीं। तो चलिए देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही ईजी है। देख लीजिए, देखिएगा, सिर्फ इतना में ही हमारा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर आप लोग को फुल मार्क्स भी मिल जाएगा, एक नंबर भी नहीं कंप्लीट होगा। देखिएगा, दिया क्या क्या गया है क्वेश्चन में, तो आय का स्तर वाई दिया गया है हमको, स्मॉल वाई से लिखेंगे, वाई हमको दिया गया है क्वेश्चन में ही, जो कि 1000 करोड़ है। साथ ही स्वायत्त आय यानी कि ए दिया गया है, क्वेश्चन में ए से ही डिनोट किया है, जो कि 40 करोड़ है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि सी भी दिया गया है, जो कि 0.6 है। हमसे पूछा है समग्र मांग, जिसको कि हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, और कैपिटल वाई बराबर होता है ए प्लस सी स्मॉल वाई। ए क्या है, ए है यही हमारा स्वायत्त व्यय, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह है स्वायत्त व्यय। और सी क्या है, तो यही है हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और वाई तो यहाँ पर ऊपर देख ही सकते हैं, आय का स्तर, जिसको कि हम लोगों ने स्मॉल वाई से डिनोट किया है। तो बस सभी का वैल्यू पुट करेंगे और थोड़ा सा ऐड करेंगे और आ जाएगा। तो 40 प्लस में 0.6 और इंटू में 1000, तो 40 और 1000 को 0.6 से गुना करेंगे तो यह जगह 600, और जोड़ेंगे तो 640। और सभी कुछ करोड़ में था, तो यहाँ पर भी करोड़ में होगा। करोड़ को मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में CR लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक और बात पूछा था कि क्या है संतुलन में है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि वर्तमान आय का स्तर 1000 करोड़ रुपए है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है 1000 करोड़ रुपए है, जो प्रत्याशित समस्त मांग में से 360 करोड़ अधिक है, तो वह स्थिति अधिपूर्ति की होगी। और हमारे यहाँ पर निकल के कितना आ रहा है, 640 करोड़। यहाँ पर 360 करोड़ क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, मतलब कि अधिपूर्ति की स्थिति, मतलब कि संतुलन में नहीं है अर्थव्यवस्था। तो बस इतना ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा अब यहाँ से 5 नंबर वाला स्टार्ट होता है, 5 नंबर वाला, जिसमें कि 47 नंबर वाला पहला क्वेश्चन है। क्या है कि मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लोच को, ठीक, ए है यहाँ पर प्रतिस्थापक वस्तु की उपलब्धता, तथा बी में है कि वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो मांग की कीमत लोच है, इसको प्रतिस्थापक वस्तु की उपलब्धता तथा वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग कैसे प्रभावित करना है, प्रभावित करता है, यह भी बताना है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 5 मार्क्स वाला है, तो थोड़ा थोड़ा लंबा जाएगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा लंबा जरूर जाएगा। तो आप लोग पैसेंस बना करके रखिएगा, और हो सकता है कि आप लोग एक बार में वीडियो ना देख पाए तो 2 बार में वीडियो देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और मैं एक ही बार में बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देख लीजिए, 47 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मांग की कीमत लोच होता क्या है, और इसके बाद इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं, उस पर हम लोग देखेंगे कैसे निर्भर ये करता है, ठीक है। तो देख लीजिए, मांग की कीमत लोच क्या होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसे हम लोग मांग की लोच कहते हैं। और इससे एक रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था पिछले वाले वीडियो में। ईडी इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बताया था, ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ऊपर हम लोग लिखते हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं। तो इसी से ये डिफिनेशन बनाया गया है। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो डिफिनेशन बना सकते हैं, डिफिनेशन याद है तो फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई एक याद रख लेंगे तो आप लोग काम चला सकते हैं। तो मांग की कीमत लोच क्या आता है, तो किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मांग की लोच, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि निकट प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही है सबसे पहला कि निकट प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता। तो क्या होगा कि जिस वस्तु की जितनी अधिक निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती है, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसके एकदम नज़दीक में ही क्या है, प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध है। प्रतिस्थापन को एक प्रकार से हम लोग स्थानापन्न वस्तु बोल सकते हैं, ठीक, उपलब्ध होती है, उसकी मांग लोच उतनी ही ज़्यादा होती है। उसकी मांग क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा होगा, मांग की लोच उतनी ही ज़्यादा होगा। उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे पेप्सी, कोक या फिर थम्स अप,
पेप्सी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, थम्स अप हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, प्रतिस्थापन बोल सकते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तु है आदि, एक दूसरे की निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, एक दूसरे की ये क्या है, निकट भी है और प्रतिस्थापन वस्तुएं भी है। तो यहाँ पर इससे इसका क्या होना चाहिए, इसका मांग किलो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इसकी मांग किलो ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी मांग किलो क्या होगा, उच्च होगी, मतलब कि ज़्यादा होगी। समझ गए। इसके बाद बी पॉइंट में भी बोला था कि वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब इसका देखिए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस वस्तु को जितनी अधिक उपयोगों में प्रयोग किया जा सकता है उसकी मांग उतनी ज़्यादा लोचदार होती है। कहने का क्या मतलब है कि जिस वस्तु को जितनी अधिक उपयोगों में प्रयोग करेंगे उसकी मांग की लोच क्या होगा, ज़्यादा लोचदार होगी। उदाहरण के लिए दूध व बिजली के प्रयोगों की संख्या ज़्यादा होती है। दूध डेली उपयोग करते हैं, बिजली तो हम लोग 24 आवर यूज करते हैं, इसलिए इनकी मांग लोचदार होती है। जबकि जबकि यहाँ पर समझिएगा, जिन वस्तुओं के उपयोगों की संख्या कम होती है उनकी मांग बेलोचदार होती है, और जिनकी उपयोग की संख्या कम होती है उनकी मांग बेलोचदार होती है। जिनकी मांग ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसकी मांग बेरोजगार होगी। तो यही थोड़ा सा समझना था, आप लोग को समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर वाला देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया गया है कि पैमाने का प्रतिफल से क्या समझते हैं। आगे है, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि एक उत्पादन फलन पैमाने का स्थिर प्रतिफल तथा पैमाने का वर्तमान प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले बताना कि पैमाने का प्रतिफल क्या है, ठीक, क्या समझते हैं, क्या मतलब है, मतलब है कि पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। सबसे पहले ये हम लोग बताएंगे, फिर एक उदाहरण पूछा है, उदाहरण से स्पष्ट करना है कि उत्पादन फलन पैमाने का स्थिर प्रतिफल तथा पैमाने का वर्तमान प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे और ये थोड़ा सा लंबा आप लोग जाएगा क्योंकि ग्राफ है, ठीक है, और ग्राफ से रिलेटेड आप लोग को लिखना था। ग्राफ आप लोग समझ जाइएगा तो ये आप लोग को ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से कहानी खुद भी बना सकते हैं, ग्राफ में आप लोग को समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल का। तो समझिएगा पैमाने के प्रतिफल क्या है। पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का क्या मतलब है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का मतलब होता है दीर्घकाल से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसमें बहुत लंबा समय होता है। इसमें हम लोग सभी जितने भी हमारे यहाँ पर साधन होते हैं सभी को परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत होता है। तो पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। साधनों के पैमाने में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो ठीक, ये हम लोगों ने सबसे समझ लिया, सबसे पहले पैमाने का प्रतिफल। इसके बाद समझिएगा, उत्पादन के साधनों के निरपेक्ष इकाई में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि साधनों का अनुपात स्थिर रहे, तो इसका अर्थ होता है कि पैमाने में वृद्धि की गई है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि उत्पादन के साधन के निरपेक्ष इकाई में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि साधनों का अनुपात स्थिर है, मतलब वृद्धि होगा लेकिन अनुपात स्थिर रहेगा। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए पहले था 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर वृद्धि तो हो रहा है, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन अगर अनुपात निकालेंगे तो स्थिर रहेगा। कहने का क्या मतलब है, 2 में से 1 घटाइए तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में से 1 घटाइए तो एक बार देखिए कितना आ रहा है, 1 आएगा। 4 में से 1 घटाइए तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अनुपात देखो तो क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, मतलब कि अनुपात क्या है, स्थिर है। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि उत्पादन के साधनों के निरपेक्ष इकाई में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि साधनों का अनुपात तो स्थिर रहता है, स्थिर रहे, तो इसका अर्थ होता है कि पैमाने में वृद्धि की गई है। और यहाँ पर वृद्धि तो हो रहा है लेकिन अनुपात क्या है, स्थिर है। समझ गए। इसके बाद यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, फिगर से समझिएगा। इसमें फिगर से आप लोग को समझाता हूँ। ये हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस आप लोग को देख रहा होगा, ये वाई एक्सिस है और इधर हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, इस प्रकार से बनाएंगे। वाई एक्सिस पर हम लोग लेंगे श्रम, श्रम को हम लोग दिखाते हैं एल से, तो L1 और L2 यहाँ पर लिए हुए हैं। और एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे पूंजी, जिसको कि हम लोग के से दिखाते हैं, तो K1 और K2 है। और यहाँ पर आप लोग ये ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये स्ट्रेट लाइन आप लोग को दिख रहा होगा जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है हमारा ओ आर रेखा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पैमाने की रेखा। ये क्या है, पैमाने की रेखा है। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं K1 और L1 का एक संयोग हमारा यहाँ पर A बन रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर A से दिखाया है। और K2 और L2 का एक संयोग हमारे यहाँ पर B बन रहा है, जिसको कि मैंने B से दिखाया है। और ये जो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ये कर्व टाइप का दिख रहा होगा, ऐसे आप लोग को ये झूलता हुआ, ये क्या है हमारा, ये है हमारा IQ1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम उत्पाद रेखा। तो ये सम उत्पाद रेखा हमारा 1 है। और ऐसे ही यहाँ पर ये है हमारा IQ2 यानी कि सम उत्पाद रेखा 2 है। ठीक, फिगर समझ गए। अब फिगर से रिलेटेड यहाँ पर सारा कुछ हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समझिएगा।
इस रेखा चित्र में OR उत्पादन की रेखा है। यह बताता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर साधन का अनुपात स्थिर रहता है। इसके जो भी बिंदु लगे, एक बिंदु यहाँ पर हम लोगों ने A लिया, B लिया, ऐसे हम लोग चाहे तो C भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अनुपात साधन का अनुपात क्या होगा, स्थिर रहेगा। स्थिर रहने का क्या मतलब है कि AK1 ये जो हमारा है AK1 बड़ा OK1 होगा। OK1 ये AK1 बाई OK1 बराबर होगा BK2 बाई OK2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनुपात स्थिर है, मतलब कि बराबर होंगे। ठीक है, अर्थात अर्थात सभी साधनों को x गुना बढ़ाया जाए तो साधनों का अनुपात स्थिर होगा। x गुना बढ़ा दें तो अनुपात क्या होगा, स्थिर ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल के नियम के बारे में। पैमाने के प्रतिफल के नियम के बारे में, पैमाने के प्रतिफल हम लोगों ने उतना समझा, अब इसके नियम के बारे में समझेंगे। हमारे पास 3 नियम है। ठीक है, तो पहला है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, एक आ जाएगा स्थिर और एक आ जाएगा घटते हुए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वृद्धिमान देख रहे हैं, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। तो यह क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है बढ़ाया जाता है, उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। कहने का क्या मतलब है, समझिएगा कि उत्पादन के सभी साधनों में हम लोग मान लीजिए कि 10% का वृद्धि कर रहे हैं। उत्पादन के जो भी साधन है उसमें 10% का वृद्धि कर रहे हैं। तो जो भी हमारा है यहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि बढ़ाया जाता है, उत्पादन में उससे क्या होगा, अधिक वृद्धि हो जाएगा। उत्पादन के साधन जो है उसमें तो हम लोग 10% का वृद्धि की, लेकिन उत्पादन में मान लीजिए 20% का वृद्धि हो गया, या फिर मान लीजिए कि 25% का वृद्धि हो गया। तो हम लोगों ने बढ़ाया तो 10%, लेकिन हमारा यहाँ पर बढ़ गया 20, बढ़ गया 25। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना हम लोग बढ़ा रहे हैं उससे अधिक यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, मतलब कि परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। ठीक, समझ गए होंगे। इसको हम लोग y बराबर दिखाते हैं f(a + b + c) डॉट डॉट डॉट। y क्या है तो उत्पादन है। ठीक, f क्या है तो f फलन है, और a b c क्या है, हमारे साधन है। ठीक, और इसमें अगर हम लोग वृद्धि करें, n टाइम वृद्धि करें, तो कैसे दिखा सकते हैं, x के पावर में अल्फा इंटू वाई आ जाएगा, और f(a) ने nb nc मतलब कि n टाइम हम लोगों ने वृद्धि कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अल्फा से निरूपण करते हैं, अल्फा का मान 1 से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जितना उत्पादन के साधन में वृद्धि किए उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, मतलब कि 1 से ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या होगा, हमेशा 1 से 1 होगा। इसको निम्नलिखित रेखा चित्र से दर्शाया जा सकता है। इसमें भी हम लोग रेखा चित्र बनाएंगे, अब नीचे मैंने बनाया है। रेखा चित्र में हर अगले सम उत्पाद वक्र यानी कि IQ के बीच की दूरी क्रमशः घटती जाती है, जो दर्शाता है कि साधन जिस अनुपात में बढ़ता है उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। ऐसे तो आप लोग समझ में आया नहीं होगा, ग्राफ देखिए समझ में आ जाएगा। एक हम लोगों ने नॉर्मल ग्राफ तो देखा था, अब यहाँ पर देखिए हम लोग वृद्धिमान वाला देख रहे हो। कि यहाँ पर आप लोग गैप देखिए, गैप पहले इतना गैप था, फिर गैप कम हो गया, फिर गैप कम हो गया, फिर और गैप कम हो गया, आगे बढ़ेंगे तो और गैप यहाँ पर कम हो जाएगा, और ऐसे ही एकदम ये सटता चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जितना हम लोग साधन में वृद्धि कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। इसके कारण क्या आ जाएंगे, कारण आ जाएंगे तकनीकी बचत, श्रम बचत, वित्तीय बचत, ये सभी कारणों के कारण ऐसा होता है, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा CD है इससे ज़्यादा BC है, BC के बीच का गैप है, फिर AB के बीच का गैप है, और फिर OA के बीच का गैप है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसमें दूसरा का आ जाएगा, हमारा दूसरा का पैमाने के स्थिर प्रतिफल। इसमें क्या होगा, जितना अनुपात हम लोग साधन में वृद्धि करेंगे उतना ही अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होगा। यानी कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होता है। यहाँ पर बराबर मात्रा में वृद्धि होगा। अगर हम लोग 10% साधन का अनुपात में वृद्धि किए तो उत्पादन में भी 10% का ही वृद्धि होगा, बराबर एकदम बराबर होगा। यहाँ पर समझ गए। यहाँ पर देखिएगा इसको भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, किससे, ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं x के पावर अल्फा इंटू वाई f(na + nb + nc)। सेम वही रहेगा, यहाँ पर सेम वही रहेगा, सिर्फ ग्राफ में चेंज आएगा। ग्राफ में क्या जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये इतना पर है, ये भी इतना पर है, इतना पर है। कहने का मतलब कि सभी बराबर बराबर गैप में बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो भी गैप है बराबर होगा, और अल्फा का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अल्फा का मान 1 के बराबर, क्योंकि जितना अनुपात में हम लोग साधन में वृद्धि करेंगे उतना ही अनुपात में हमारा यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि होगा। यहाँ पर OA बराबर AB बराबर BC हो जाएगा, मतलब कि सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद देख लीजिए इसमें तीसरा का पॉइंट है, और यहाँ पर यह हो जाएगा कंप्लीट। ये बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन था, आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, बड़ा है भी। तो क्या है, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होता है। हम लोग बढ़ाए 20% साधन, ठीक,
साधन में मतलब 20% की वृद्धि की है, उत्पादन हमको 10% ही मिला, तो क्या हो गया, घाटा हो गया, ह्रासमान हो गया। तो जितना हम लोग यहाँ पर साधन में बढ़ाएंगे उससे कम यहाँ पर हमारा उत्पादन में वृद्धि होगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, ठीक है। और इसी को हम लोग इसको भी ऐसे दिखाएंगे, जो हमारा ये होता है इक्वेशन ऐसे दिखाएंगे, और यहाँ पर अल्फा का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे जितना हम लोग साधन में वृद्धि करें उससे कम अनुपात में हमारे यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और इसको अगर रेखा चित्र से हम लोग यहाँ पर डिनोट करना चाहें, रेखा चित्र से डिनोट करना चाहे तो हम लोग ऐसे यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि हर अगले सम उत्पाद वक्र के बीच की दूरी बढ़ेगा। ये आप लोग का फर्स्ट केस से जस्ट उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट होगा। हमारा जो वृद्धिमान प्रतिफल था उसमें यहाँ पर क्या हो रहा था, दूरी घट रहा था, और यहाँ पर दूरी बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देख लीजिए मात्र इतना सा है, और यहाँ पर देख लीजिए इतना बढ़ गया, और इसके बाद और गैप बढ़ गया। यहाँ पर देख लीजिए दूरी आप लोग को दिख रहा होगा, बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ओ ए से ज़्यादा हो जाएगा ए बी से ज़्यादा हो जाएगा बी सी, यहाँ पर गैप बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो बस यही था, आप लोग यहाँ पर 48 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं 49 नंबर वाला क्वेश्चन क्या देगा। 49 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होता है, मैंने आप लोग को बताया कि न्यूमेरिकल नहीं छोड़िएगा, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होता है। देखिएगा क्या है कि मान लीजिए कि एक बाजार में दो फर्म है, एक बाजार में क्या है, दो फर्म है। फर्म एक का पूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व S1 हमको दिया है, ये दिया है, ठीक। अभी मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये अभी मैं सोल्व कराऊंगा तभी समझाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए कि सबसे पहले दिया क्या क्या है, ठीक। तथा फर्म 2 का पूर्ति वक्र यानी कि S2 सप्लाई वक्र 2 दिया है, और ये इतना दिया है, तो हमको बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, 5 मार्क्स का है, लेकिन फिर भी ये 2-3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, और आपको 5 मार्क्स पूरा मिल भी जाएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल में एक भी नंबर कटता नहीं है। तो देखिएगा हमको क्या क्या दे रखा है। तो फर्म 1 का पूर्ति वक्र यानी कि S1 हमको दे रखा है, जो कि क्या है -3 प्लस P, और P ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो फर्म 1 है, अगर ये 3 से कम रुपए में अपना कोई भी सामान बेचता है तो इसको घाटा हो जाएगा। इसका जो भी है कंपनी बोले या फिर जो भी है वो घाटे में चले जाएगा और फिर बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए 3 से कम में बेचेगा नहीं, इसलिए ये 3 से अधिक या फिर 3 के बराबर में बेचेगा। तो यही बात यहाँ पर बोला गया है। और ऐसे ही जो हमारा फर्म 2 का पूर्ति वक्र है -10 प्लस 2P है, और ये 5 के बराबर या फिर 5 से अधिक में बेचेगा, ठीक। तो ये यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया, सिर्फ कंडीशन है, कंडीशन का ज़्यादा कोई रोल है नहीं, थोड़ा सा इसका रोल होता है, तो वो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा क्या रोल है, आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो अब हमको निकालना है बाजार पूर्ति वक्र। तो बाजार पूर्ति वक्र बराबर क्या होता है, बाजार पूर्ति वक्र बराबर तो S1 प्लस S2। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास फर्म होंगे, यहाँ पर 2 फर्म हमको क्वेश्चन में दे रखा, तो दोनों फर्म का पूर्ति वक्र को जोड़ देंगे। अगर 3 दे रखा था तो तीनों को जोड़ते S1 प्लस S2 प्लस यहाँ पर S3 आ जाता अगर 3 रहता तो, लेकिन 3 दिया नहीं है, 2 ही दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो S1 प्लस S2 आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने किया है। सिंपली मान रखेंगे 3P, और इसका मान है -10 प्लस 2P, ठीक है। तो यह हो जाएगा -13 -3 और -10 -13 और 2 और प्लस में P 3P आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को ब्रैकेट में दिखाएंगे कि ये कितना या फिर कितना से अधिक बेचे कि ये घाटे में ना जाए। तो जो भी अधिक हो गया, यहाँ पर देख लीजिए जैसे सबसे अधिक ये है, तो इसी को हम लोग दिखा देंगे कि 5 या फिर 5 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम लोग दिखाएंगे। अगर हो सकता है कि एक और दे देता हमको फर्म का पूर्ति वक्र, और उसमें अगर 7 होता तो हम लोग यहाँ पर 7 वाला दिखाते। तो इस प्रकार से आप लोग को दिखाना है। अतः बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा, इतना होगा, जो यहाँ पर आया है इसी को हम लोग लिख देंगे, इतना होगा, ठीक। तो 49 नंबर इस प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही सिंपल था। इसके बाद देखेंगे 50 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिएगा। 50 नंबर वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, बस आप लोग का 10 मिनट और लगेगा, बस आप लोग पैसेंस बना करके रखिएगा, लेकिन आप लोग को समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो 50 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या जीडीपी कल्याण का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। जो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है, हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर बात किया भी, तो ये क्या कल्याण का सूचक है, स्पष्ट करना है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैसे, अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। 50 नंबर वाला ना, तो देखिएगा, तो इसका हम लोग यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं क्या है। देखिएगा कि हम किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के उच्चतर स्तर को उस देश के लोगों के उच्च कल्याण के रूप में, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, के रूप में समझते हैं। कहने का क्या मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि अगर जीडीपी ज़्यादा है किसी देश का, अगर जीडीपी ज़्यादा है तो हम लोग समझते हैं कि उस देश का कल्याण ज़्यादा है, वहाँ पर विकास ज़्यादा हुआ है या फिर वो डेवलप्ड है, ऐसा हम लोग समझते हैं, ठीक, समझते हैं। लेकिन यह गलत है, ऐसा हम लोग समझते तो हैं, लेकिन यह गलत है। क्यों? क्योंकि
यह गलत है। इसके कम से कम 3 कारण है। इसके 3 कारण है। ऐसा क्यों गलत है? इसके 3 कारण है। यहाँ पर कारण मैंने लिखा है, समझिएगा क्या क्या कारण हो सकते हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, क्या कारण है समझिएगा। पहला हो गया सकल घरेलू उत्पाद का वितरण। कहने का क्या मतलब है कि यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तो हो रहा है, मान लीजिए जीडीपी में वृद्धि हो रहा है, ठीक, जीडीपी में वृद्धि हो रहा है, तो कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि नहीं हो सकती, और कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि हुई है तय नहीं है, यह जरूरी नहीं है। इस स्थिति में संपूर्ण देश के कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती, और संपूर्ण देश का कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है, संपूर्ण देश में तो बहुत सारे लोग हैं, पूरा देश में बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ का कल्याण हो रहा होगा, कुछ का कल्याण नहीं हो रहा होगा, तो हम लोग इससे ये नहीं बोल सकते कि संपूर्ण का हो रहा है कल्याण, संपूर्ण का नहीं बोल सकते हैं। यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। यदि हम देश के कल्याण में उन्नत समृद्ध लोगों के प्रतिशत से करें तो निश्चित रूप से सकल घरेलू उत्पाद का एक अच्छा सूचकांक नहीं होगा। वही बात कर रहा है, उन्नत समृद्ध लोग मतलब जो ज़्यादा विकसित है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा रिच है, उनका देखा जाए तो कल्याण तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो गरीब है उनका क्या? तो यहाँ पर बराबर मतलब अनुपात में नहीं होता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं एक एक कारण ये होगा कि जीडीपी एक प्रकार से कल्याणकारी नहीं है। ठीक, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा का कारण समझिएगा। दूसरा का कारण क्या है? गैर मौद्रिक विनिमय। इसका क्या मतलब है? गैर मौद्रिक विनिमय अर्थव्यवस्था के अनेक क्रियाकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता है। अब ये समझिएगा, एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे महिलाएं जो अपने घरों में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती है, उसके लिए उसे कोई मजदूरी नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कि आपके जो भी माता जी हैं, या फिर जो भी आपके घर वाले हैं, जो आपके घर में काम करते हैं, भोजन बनाते हैं, या फिर जो भी दैनिक जीवन का काम है, तो क्या हम उनको पैसा देते हैं? नहीं, नहीं देते हैं। अपनी कोई माता जी को पैसा थोड़ी देगा, ये हमारा घरेलू काम है। तो यही बोल रहा है कि क्या क्रियाकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता है। ठीक, तो यही मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर। मुद्रा की सहायता के बिना अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय होते हैं उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो ठीक, दूसरा का कारण तो ये हो गया। तीसरा का कारण है, 3 ही कारण लिखने थे, ज्यादा कारण लिखने भी नहीं है। बाह्य कारण है तीसरा का, कि बाह्य कारण से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ या हानि से है, जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जा सकता। बाह्य कारणों का कोई बाजार नहीं होता है जिसमें उनको खरीदा या बेचा जा सके। यदि हम सकल घरेलू उत्पाद को अर्थव्यवस्था के कल्याण की माप के रूप में ले, तो हमें वास्तविक कल्याण का अति मूल्यांकन प्राप्त होगा। यह ऋणात्मक बाह्य कारण है, ऐसे ही धनात्मक बाह्य कारण होता है, और इस स्थिति में का मतलब क्या है? धनात्मक बाह्य स्थिति में ना अल्प मूल्यांकन होगा। तो यह हो गया आप लोग का कौन सा 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और इकोनॉमिक्स में आप लोग को समझने के साथ साथ कुछ कुछ याद भी करने होंगे। जैसे ये आप लोग को 50 नंबर लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो ये क्वेश्चन ही एक्चुअली ऐसा है। थोड़ा थोड़ा तो आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम समझाने का प्रयास किया अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सका है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को याद भी करना होगा, थोड़ा सा रटा भी मारना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग मैक्सिमम समझ सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं याद भी करना होता है। जैसे आप लोग मैथ ही समझ लीजिए, मैथ में हम लोग फार्मूला को रटते हैं ना, बिना फार्मूला के कैसे कुछ होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर वाला क्वेश्चन, कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं, एडी। ठीक, समग्र मांग के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही सिंपल है, ये आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा, समग्र मांग बोला है ना, तो 51। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि समग्र मांग होता क्या है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी होता क्या है। तो समझिएगा, समग्र क्या मतलब होता है? कुल, यानी कि टोटल। तो समग्र या फिर कुल मांग वह कुल व्यय है। इसको हम लोग व्यय के रूप में डिनोट कर सकते हैं। क्यों? मान लीजिए आप लोग 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं, ठीक, 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग 10 रुपये की मांग कर रहे हैं, और 10 रुपये की जो मांग कर रहे हैं यही तो आप लोग व्यय कर रहे हैं। 10 रुपये की आप लोग मांग कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग 10 रुपये का पेन जाकर के मांग रहे हैं, तो ये आपका मांग हो गया, मांग। और आप लोग 10 रुपये व्यय कर रहे हैं, तो यही तो आप लोग जो मांग और व्यय है बराबर ही हो सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि मांग वह कुल व्यय है जो लोग एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने, आगे देखिएगा आगे क्या है, खरीदने पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड को मापते समय हम सदा लोगों द्वारा किए जाने वाले आयोजित व्यय या प्रत्याशित व्यय के संदर्भ में बात करते हैं। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके विभिन्न घटक के बारे में। तो समग्र मांग के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं। पहला क्या हो जाएगा? निजी उपभोग व्यय, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं सी से, और सी से क्यों डिनोट करते हैं, और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका फॉर्मूला में अभी यूज आएगा।
फार्मूला बहुत सिंपल है, फार्मूला भी आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो निजी उपभोग व्यय यानी कि सी क्या होता है, और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करके याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा मुझे आशा तो है, लेकिन आप लोग को याद करना भी होगा क्योंकि आप लोग भूल सकते हैं इसलिए। तो निजी उपभोग व्यय यानी कि सी क्या होता है, तो इसमें देश के गृहस्थों या फिर परिवारों द्वारा एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए की गई मांग को शामिल किया जाता है। जो भी गृहस्थ हैं या फिर परिवार हैं, तो एक लेखा वर्ष में, ठीक, एक वर्ष की बात करेंगे, उसमें सभी वस्तु तथा सेवाओं के लिए जो भी मांग की गई है उसको हम लोग शामिल करते हैं। तो ये हो गया। फिर दूसरा का पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, निवेश व्यय। निवेश व्यय क्या है कि निवेश व्यय वर्तमान उत्पादन का समर्थन करने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यवसायों के निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें उपकरण, सुविधाओं और कच्चे माल जैसी नई पूंजीगत संपत्तियों पर खर्च शामिल हो सकता है। फिर इसमें तीसरा आ जाएगा, इसका तीसरा का घटक है, ठीक, मतलब कि बोल सकते हैं तीसरा का इसका ब्रांच है। क्या है कि सरकारी खर्च। सरकारी खर्च बुनियादी ढांचे के खर्च और सार्वजनिक वस्तु जैसे सरकारी कार्यक्रमों द्वारा उत्पादित मांग का प्रतिनिधित्व करता है। बस आप लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को लिख देना है ऐसे हेडिंग डाल करके, इससे आप लोग को नंबर नहीं कटेंगे। फिर देख लीजिए चौथा इसमें आ जाएगा, चौथा घटक क्या है, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात विदेशी वस्तुओं की मांग के साथ घरेलू वस्तुओं की विदेशी मांग को भी दर्शाता है। इसकी गणना किसी देश के निर्यात के कुल मूल्य को सभी आयातों के कुल मूल्य से घटाकर की जाती है। कहने का क्या मतलब समझिएगा, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। शुद्ध निर्यात क्या होता है, शुद्ध निर्यात समझिए कि मान लीजिए कोई देश है, तो किसी देश के निर्यात के कुल मूल्य को सभी आयातों के कुल मूल्य से घटाकर की जाती है। मान लीजिए कि हमारा देश है भारत, और हमारे देश से यहाँ से कुछ जा रहा है वस्तु, कोई वस्तु निर्यात हो रहा है। निर्यात का मतलब होता है भेजना, यानी कि बेचना, भेजना या फिर दूसरे देश में भेजना या फिर दूसरे देश में बेचना, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्यात। तो हमारे पास से 100 वस्तु जा रहा है, 100 वस्तु, और मान लीजिए कि प्रत्येक का दाम है 10 रुपया, ठीक। तो 1,000 रुपये का हम लोग निर्यात किए, 1,000 रुपये का निर्यात किए, तो यही हो गया हमारा कुल निर्यात। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आयात है, कुल आयात जो है, मान लीजिए हम लोगों ने 2,200 वस्तु मंगाया, जिसका कि हर एक वस्तु का दाम 10 रुपये था, तो 2,000 का हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हो गया आयात, मतलब कि 2,000 रुपये हमारे देश में आयात हुआ। निर्यात हुआ 1,000 का, आयात हुआ 2,000 का, तो इन्हीं दोनों को घटा देंगे, तो निर्यात जो भी हुआ यानी कि 1,000 माइनस कर देंगे जो भी हमारा आयात है यानी कि 2,000, और जो हमारा निकलेगा, जो कि निकल जाएगा माइनस का 1,000, यही हो जाएगा हमारा क्या, यही हो जाएगा हमारा शुद्ध निर्यात। तो यही होता है, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। और ये हम एक्चुअली ज़्यादातर माइनस में ही आता है, ये प्रैक्टिकल है, आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल होता है, ऐसा देखा गया है, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि ज़्यादातर माइनस में ही आता है। और इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी बराबर क्या होता है, सी जो पहला घटक था, फिर आई जो दूसरा का घटक है, और तीसरा का जो कि सरकारी खर्च यानी कि गवर्नमेंट वाला, ये हो गया हमारा जी, और प्लस में एनएक्स यानी कि शुद्ध निर्यात वाला है, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का कौन सा 51 नंबर वाला क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण किस प्रकार करती है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। 10 क्लास में इससे रिलेटेड आप लोग कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग को ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि केंद्रीय बैंक क्या है। इसके बाद हमसे पूछा कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण किस प्रकार करती है, बताना है। तो उससे पहले हमको समझना होगा कि केंद्रीय बैंक क्या करता है, मतलब कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, इसके बाद ही तो हम लोग बता सकते हैं। तो समझिएगा कि केंद्रीय बैंक क्या है। तो सभी देशों में विभिन्न बैंकों के शीर्ष स्थान पर एक केंद्रीय बैंक होता है। कहने का क्या मतलब है कि जो भी आप लोग बैंक देखे होंगे अगल बगल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बहुत है एचडीएफसी बैंक, ये सभी क्या है, ये सभी व्यवसायिक बैंक है, ये छोटे बैंक है, ठीक है। तो क्या होता है कि सभी देश में विभिन्न बैंकों के शीर्ष पर, और इन सभी बैंकों के शीर्ष स्थान पर एक केंद्रीय बैंक होता है। ये सभी बैंकों का बैंक होता है, ये ध्यान रखेगा। जो भी आप लोग सीबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, बीओआई देख रहे होंगे, ये सभी बैंकों का बैंक होता है, ठीक है, जिस पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। और इस पर किसका अधिकार होता है, सरकार का, और नियंत्रण भी सरकार का ही होता है। आगे है कि केंद्रीय बैंक देश की संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करता है। जो भी देश है उसमें क्या करता है, संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंक व्यवस्था का नियंत्रण केंद्रीय बैंक ही करता है, तथा सभी बैंकों के बैंक का कार्य करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सभी बैंकों का बैंक होता है केंद्रीय बैंक, और सभी बैंकों का बैंक का कार्य करता है।
जैसे समझिए कि कोई बैंक है, मान लीजिए एसबीआई है, और उसके पास क्या होगा, पैसा घट गया, ठीक। पैसा घट गया, हम लोग लोन लेने गए एसबीआई के पास, एसबीआई हमको लोन दे देता है। जो सामान्य व्यक्ति है किसके पास जाएगा, बैंक में लोन लेने जाएगा, यानी कि व्यवसायिक बैंक में, जो कि क्या है, जैसे हमारा एसबीआई है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि व्यवसायिक बैंक है, हमको लोन दे देगा। लेकिन पता चला कि एसबीआई बैंक को ही लोन की जरूरत पड़ गई, तो इसको कौन लोन देगा, हम लोग थोड़ी देंगे, हम लोग इसको लोन कैसे दे सकते हैं, इसको बहुत बड़े लोन की जरूरत होगा, और इसको ऐसे भी हम लोग लोन नहीं दे सकते, तो इसको लोन कौन देगा, इसको लोन देगा हमारा केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक इसको लोन देगा। तो वही बात होता है कि ये बैंकों के बैंक का कार्य करता है, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे क्या है कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई। आप लोग नाम सुने होंगे जरूर, आरबीआई, ये है हमारा भारत का केंद्रीय बैंक। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों से मेन पूछा गया क्वेश्चन में, जो कि क्या पूछा गया है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण किस प्रकार से करता है, यह पूछा गया। तो निम्नलिखित प्रकार से साख पर नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक, देखिएगा कैसे करता है, यहाँ पर आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या है, समझिए यहाँ पर इसका मतलब ये साख पर नियंत्रण कैसे करता है। व्यवसायिक बैंक देश में साख का सृजन कर उद्योग एवं व्यवसाय की सहायता करते हैं। व्यवसायिक बैंक मैंने आप लोग को जो बताया, सीबीआई एसबीआई जो भी हमारे अगल बगल बैंक होते हैं, ये हमारे व्यवसायिक बैंक होते हैं, मतलब कि कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये अपने फायदे के लिए होते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, साख का सृजन करते हैं, हमको लोन देते हैं, हमारा जमा स्वीकार करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये सहायता करते हैं साख के सृजन में। लेकिन कभी कभी बैंक आवश्यकता से अधिक साख का प्रसार करने लगते हैं, मतलब कि ज़्यादा लोन बांटने लग जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, कभी आवश्यकता से कम साख का सृजन कर पाते हैं। और हो सकता है कि मान लीजिए कि ये कम सृजन कर पा रहे हैं, मतलब कि आवश्यकता तो है 100 रुपये की, लेकिन ये 80 रुपये ही बांट पा रहा है, 80 रुपये ही लोन दे पा रहा है, तो हो सकता है कभी कभी कम ही हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको फिर नियंत्रण करेगा हमारा केंद्रीय बैंक। अगर कम है तो इसको पूरा करेगा, और ज़्यादा है तो इसको खींच करके अपने पास ले जाएगा। कैसे समझिएगा, इससे या तो मुद्रा स्फीति या फिर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रा स्फीति का क्या मतलब है कि मुद्रा ज़्यादा हो सकता है हमारे पास फील्ड में, जो भी हमारा समाज है उसमें मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि मुद्रा का संकुचन आ जाए। अगर साख का अधिक सृजन हो जाए तो मुद्रा की स्फीति आ जाएगा, और मुद्रा का स्फीति हो जाएगा तो बहुत बड़े यहाँ पर अर्थव्यवस्था में क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हलचल उठ जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे समझ रहे होंगे कि हमारे पास अगर ढेर सारा पैसा हो तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा होगा, हम लोग खूब मजे करेंगे, ज़्यादा पैसा ही पैसा होगा। लेकिन एक बार आप लोग अर्थशास्त्र को पढ़ कर देखिए, अर्थशास्त्र को समझ कर देखिए। अर्थशास्त्र इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप लोग कुछ कह ही नहीं सकते, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग अर्थशास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। पैसा होने से सब कुछ नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि पैसा ही पैसा होना चाहिए, नहीं। अगर पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हल चला जाएगा, ये संतुलन नहीं रहेगा। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मुद्रा स्फीति हो सकता है, यानी कि मुद्रा ज़्यादा हो सकता है, या फिर मुद्रा का संकोचन हो सकता है, यानी कि मुद्रा की कमी हो सकती है। इसके बाद है, अतः देश में साख की मात्रा पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अतः मुद्रा ना तो ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। और साख नियंत्रण का यह कार्य केंद्रीय बैंक करता है। और यह कार्य कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, वह बैंक दर, याद रखेगा, बैंक दर की नीति, खुले बाजार की नीति, बैंकों के नगद कोष के अनुपात में परिवर्तन, ऋणों की सीमा आवश्यकता में परिवर्तन, और क्या है अभी समझिएगा, इसका मतलब है, ठीक है, परिवर्तन, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव या तथा प्रचार करके साख का नियंत्रण करते हैं। और आप लोग समझिएगा, ये मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है, बैंक दर, ठीक, बैंक दर या फिर खुले बाजार की नीति, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। ये सिर्फ आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा इतना छोटा, अगर इसके बारे में लिखना चाहे ना तो 2-2 पेज भर जाएंगे, ठीक है। और आप लोग को लग रहा होगा कि अगर ये 5 मार्क्स में कम है तो आप लोग इसको खोल करके लिखें। कहने का क्या मतलब है, बैंक दर की नीति का क्या मतलब है कि वह दर जिस पर क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है व्यावसायिक बैंक को लोन देते हैं, ठीक है, वो भी कम समय के लिए, ठीक। तो ये होता है हमारा बैंक दर। तो आप लोग इसको खोल करके लिख सकते हैं, मतलब कि पॉइंट डालेंगे बैंक दर की नीति और इसके बारे में लिखेंगे कि वह दर जिस पर जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है, उसको हम लोग बैंक दर की नीति बोलते हैं, ठीक। और फिर खुले साख की नीति को भी लिख सकते हैं, दूसरा का पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे खुले साख की नीति। इसमें क्या होता है कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है खुद बाजार में आएगा, ये खुद मार्केट में प्रवेश करता है और प्रतिभूतियों को बेचता और खरीदता है। अगर बाजार में पैसा ज़्यादा हो गया, अगर बाजार में पैसा ज़्यादा है तो वो पैसा को ले जाने का प्रयास करेगा
और क्या करेगा, प्रतिभूतियों को बेचेगा और पैसा अपने पास ले जाएगा। ठीक, तो पैसा अपने आप कम हो जाएगा। और देखा कि बाजार में पैसा कम है, तो प्रतिभूति को बेचेगा और सॉरी प्रतिभूति को खरीदेगा और पैसा आप लोग को दे करके चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी लिख सकते हैं। और बैंकों के नगद कोष के अनुपात में परिवर्तन, इसको भी हेडिंग डालेंगे। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग बैंक में पैसा जमा करते होंगे, तो वो क्या करता है, वो ऋण देता है बहुत सारे लोगों को। तो सब ऋण नहीं दे देता है, वो कुछ अपने पास रखेगा 2% और कुछ केंद्रीय बैंक को देता है 5%, और इसके बाद जो बचता है उसको वो क्या करता है, ऋण के रूप में देता है। ये मैंने यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है 2% 5%, ये निश्चित होता है, आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ये देख पाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब कि अलग अलग इसको खोल करके लिखा जा सकता है, बहुत लंबा बनाया जा सकता है, लेकिन उतना लंबा आप लोग को लिखने की जरूरत है नहीं। 5 मार्क्स का है तो मैंने ऑलरेडी इतना लिख दिया। आप लोग चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट हो जाता है सारा ऑब्जेक्टिव। और आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही गला फटने लगती है, आप लोग समझ रहे होंगे, चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ता है, वो भी इतना सुबह सुबह, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा जरूर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, VVI क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर से, 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले सभी में कराऊंगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं